हेलो विद्यार्थियों। तो हमने पहले वीडियो में इससे पहले वीडियो में गद्यांश की व्याख्या, लिखने का प्रारूप विस्तृत रूप से अध्ययन किया। प्रस्तुत वीडियो में हम लोग उदाहरण द्वारा व्याख्या करने का ढंग सीखेंगे। तो चलिए हम उदाहरण देखते हैं। गद्यांश की व्याख्या करने के पहले हम ये जान लें कि गद्य है क्या। तो हिंदी साहित्य के में प्रमुख दो विधाएं हैं, गद्य और पद्य। गद्य की कई विधाएं हैं और पद्य की विधाएं अलग हैं। तो गद्य की परिभाषा पहले देखिए। गद्य हिंदी साहित्य की एक विधा है। गद्य क्या है? तो गद्य क्या है? हिंदी साहित्य की एक विधा है। यह छंद, गति, लय, ताल, यति गति आदि से मुक्त होती है। जैसे जो पद्य होता है, पद्य जो होता है वो क्या होता है? ये छंद, गति, लय, ताल, गति आदि से युक्त होता है, बंधा होता है। लेकिन जो गद्य है वो इससे मुक्त होता है। किससे? छंद, गति, लय, ताल, यति गति आदि से मुक्त होती है। इसी बंधन से मुक्त साहित्य को गद्य कहते हैं। गद्यांश की व्याख्या करते समय अभी हमने पहले भी बताया था आपको। तो निम्नलिखित बिंदु हैं, इनके बारे में हमने विस्तृत रूप से आपको बता दिया है, पहले समझा दिया है। तो निम्नलिखित बिंदु हैं जो व्याख्या करते समय इनका ध्यान रखना चाहिए और इसी क्रम से लिखना चाहिए। तो व्याख्या कैसे करें? किसी गद्यांश के उपयुक्त 5 बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए व्याख्या का आरंभ करेंगे हम। तो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं होती व्याख्या करते समय। ये तो हमने आपको समझाने के लिए लिखा कि व्याख्या में क्या क्या करते हैं। उसके बाद में हमने उदाहरण दिया है। तो जो उदाहरण है उसी के अनुसार आपको व्याख्या परीक्षा में करनी है। इसमें से तो आपको कभी पूछ लिया जाए गद्य किसे कहते हैं या पद्य किसे कहते हैं, पद्य इसमें लिखा नहीं है, या इसके जो ये कौन कौन से बिंदुओं पे लिखते हैं, तो ये आपको लिखना है। उदाहरण में पहले गद्यांश हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे ढंग से, ध्यानपूर्वक, पेपर में जो दिया होगा। तो चलिए इसको पढ़ते हैं पहले और इसको समझते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि इसमें किस लेखक ने इसको लिखा है, किस पुस्तक पाठ से लिया गया है ना। तो संदर्भ में ये लिखना होगा हमें। तो चारों ओर आंख उठाकर देखिए तो बिना काम करने वालों की ही चारों तरफ संख्या बढ़ती है। रोजगार कहीं कुछ भी नहीं। अमीरों, मुशाहिदी दलालों, अमीरों के नौजवान लड़कों को ख़राब करना, किसी की जमा मार लेना, मतलब जमा पूंजी कोई दे जाए, जमा कर दे, हाँ, तो वो फिर ना देना पलट करके, उनके सिवा इसके सिवा बतलाएं कौन रोजगार है। बेकार घूम रहे बेरोजगार लोग तो यही सब करते हैं उटपटांग कार्य को, जिससे कुछ रुपया मिले। ऐसा कार्य रोजगार कौन सा है जिससे रुपया कुछ मिले? बस क्या करते हैं कि जो है किसी को जो है लड़कों को बर्बाद करना, दूसरे बच्चों को, और बेकार घूमना, और किसी कोई जमा कर दे, पैसा दे दे, उसको मार लेना, यही रोजगार है। इसके सिवा जिससे ऐसा कौन सा रोजगार है इनके लिए जिससे कुछ रुपया मिले? ऐसा लेखक कह रहा है। चारों ओर दरिद्रता की आग लगी हुई है, गरीबी की। किसी ने बहुत ठीक कहा है, दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवंती बहू फटे कपड़े होने के कारण अपने अंग को व्यर्थ ही रखने छुपाने का प्रयत्न करती है। लेखक क्या कह रहा है कि किसी ने सही कहा है कि जो दरिद्र, जो परिवार, अच्छे परिवार के लोग होते हैं और गरीब होते हैं, तो अपनी इज्जत कैसे बचाते घूमते हैं? जैसे कोई शर्मीली बहू हो, इज्जत वाली बहू हो, वो फटे पुराने कपड़े पहने हो तो उसके अंग दिखाई दे रहे होंगे, तो व्यर्थ ही वो अपने कपड़ों से, फटे कपड़ों से अपने शरीर को छुपाने के प्रयत्न करती है। वही दशा हिंदुस्तान की मुर्दाशुमारी का रिपोर्ट देखने से मिलता है। मुर्दाशुमारी माने जनगणना की। लेखक कह रहा है हिंदुस्तान की जनगणना की रिपोर्ट को देखने से यही पता चलता है कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग अमीर हैं, किसको खाने को मिलता है ना, कि मनुष्य दिन रात यहाँ बढ़ते जाते हैं, मतलब जनसंख्या जो है बढ़ती जा रही है और रुपया दिन दिन कमती होता जाता है।
कम होता जा रहा है। तो अब बिना उपाय किए काम नहीं चलेगा। बिना कार्य ढूंढे, कार्य करने के लिए, पैसा कमाने के लिए जो उपाय हैं उसके बिना काम नहीं चलेगा। और रुपया बिना बुद्धि के, और जब तक बुद्धि नहीं होगी मनुष्य में तो उसको पैसा भी नहीं कमा सकता है, रुपया नहीं कमा सकता है। ये जो है हमने आपको मतलब थोड़ी थोड़ी व्याख्या समझाते भी जा रहे थे। तो ये पहले हमने पढ़ लिया ढंग से और उसको समझ लिया अच्छे ढंग से। अब हम क्या करेंगे, संकेत लिखेंगे सर्वप्रथम। तो संकेत क्या है, चारों ओर आँख उठाकर देखिए। तो चारों ओर आँख लिख लीजिए, या उठाकर तक अगर आता है तो यहाँ तक लिख दीजिए। एक दो अक्षर से ही काम चल जाता है। अंत में बुद्धि के ना बढ़ेगा। ये हो गया, ये आपका हो गया संकेत। व्याख्या के आरंभ में सबसे पहले क्या लिखते हैं, संकेत। उसके बाद क्या लिखेंगे, संदर्भ। अब संदर्भ जो है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा से उद्गृत है। ये किताब किस किताब से, 11वीं की गद्य गरिमा से ये लिया गया है। 11वीं क्लास की है ये गद्य गरिमा। यह महान लेखक भारतेंद्र हरिश्चंद्र के द्वारा लिखित भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। ये 11वीं में ही नहीं, कई जगह है निबंध जो है इसका दिया है, कोर्स में है। बहुत अच्छा निबंध है ये। यह महान लेखक भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा लिखित भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, माना भारत की जो उन्नति कैसे हो सकती है वर्ष भर में, निबंध से लिया गया है। या आप लिख सकते हैं अवतरित है, लिया गया है, अथवा अवतरित। एक चीज़ लिखो, दोनों चीज़ें नहीं लिखनी है, तो हमने आपके लिए लिख दिया है। फिर पहले आपने संकेत लिख दिया, संदर्भ लिख दिया कि कहाँ से लिखा गया है, किसके लेखक कौन है, ठीक है। फिर प्रसंग आया। प्रस्तुत पंक्तियों में भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने भारतीयों को आलस त्यागने को कहा है तथा एक एक क्षण सदुपयोग करके, अपना समय न नष्ट करें, एक एक क्षण सदुपयोग करके उत्पादन वृद्धि हेतु परिश्रम के लिए उत्साहित किया है। तो ये हो गया प्रसंग। पहले संदर्भ और प्रसंग माने इस पूरे पैराग्राफ में लेखक क्या कहना चाहता है, भाव होता है इसमें, ये हो गया। उसके बाद आपकी आती है व्याख्या। लेखक कहता है कि जब हम अपने देशवासियों को देखते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि यहाँ अधिकांश जनता के पास करने के लिए कोई काम ही नहीं है, बेकार घूम रहे हैं, चारों तरफ गरीबी छाई हुई है। गरीबी के कारण यहाँ व्यक्तियों को अपने सम्मान की रक्षा करना कठिन हो गया है। जिस प्रकार से कोई लज्जाशील नारी अपने कपड़ों के फटे होने के कारण अपने शरीर को छुपाने का व्यर्थ प्रयास करती है, ऐसे ही हालत भारत देश की जनता की है। जनगणना की रिपोर्ट देखने से ज्ञात होता है कि इस देश की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है और धन संपत्ति कम होती जा रही है, क्योंकि संख्या बढ़ती जा रही है, कमाने वाले कम है तो धन कम होता जा रहा है। अतः सभी भारतीयों को जागरूक होकर प्रगति में सहायक सभी उपायों को अपनाना होगा, किंतु यह उपाय बुद्धि के बिना संभव नहीं है। ये कह रहा है लेखक कि बुद्धि के बिना ये संभव नहीं है। उसके बाद हम लिखेंगे, व्याख्या हो गई। अब हम साहित्यिक सौंदर्य लिखेंगे। तो इसमें क्या है, दरिद्रता की। अब साहित्यिक सौंदर्य में क्या क्या लिखेंगे, देखो इसमें क्या क्या खास बात है पैराग्राफ में, वो हम लिखेंगे कि दरिद्रता की आग लगी हुई है, आँख उठाकर देखिए। ये मुहावरे हैं, आँख उठाकर देखना और दरिद्रता की को आग लगना, ये मुहावरों का प्रयोग किया गया है। भाषा शैली कैसी है, प्रवाहमय है। लक्षणा शक्ति का प्रयोग किया गया है इसमें, लक्षण नहीं है, लक्षणा शक्ति लिखना। तो ये शक्तियाँ जो है हम पहले ही पढ़ा चुके हैं आपको, आप देखिएगा वीडियो में आपको नज़र आ जाएगी, और बहुत अच्छे ढंग से समझाई थी कि लक्षणा व्यंजना ये शक्तियाँ क्या होती हैं, ठीक है। मुहावरों के प्रयोग के कारण भाषा अर्थ में गंभीरता आ गई है। भारतीयों के दशा का सजीव चित्रण। तो विद्यार्थियों, ये टॉपिक गद्यांश की व्याख्या कैसे करें उसका प्रारूप समझा। उदाहरण द्वारा हमने सीखा कि गद्यांश की व्याख्या कैसे करें। मेरे प्रिय बच्चों, अधिक से अधिक शेयर करें आप इस वीडियो को, जिससे विद्यार्थी सीखें, लाभ उठा पाएँ तथा उनके माँ बाप भी बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करें, जिससे हमारी मेहनत सफल होगी। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।